जय हिंद। आज हम बात करेंगे वर्षा और वर्षा के प्रकार के बारे में जानेंगे कि वर्षा और वर्षा के प्रकार क्या होते हैं। इसके सब्जेक्ट में आज हम जानेंगे। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं कि इसको वर्षा और वर्षा के प्रकार। आज हम इन दो सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, यानी वर्षा क्या होती है, वर्षा कैसे होती है, इस सभी टॉपिक के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है। और एक चीज और है कि वर्षा जो होती है वो कैसे होती है, किस तरह से पर्वतीय वर्षा में जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, और जब वहाँ पे कई सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे आपका बादल का फटना हो गया जिसमें बहुत तेजी से वर्षा होने लगती है। ठीक है। मैदानी इलाकों में जो वर्षा होती है लगातार जो है कई दिनों तक चलती रहती है। तो ये आखिर ये वर्षा कैसे होती है और वर्षा से क्या हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, वर्षा आखिर क्यों होती है, इन सारे सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। साथ में आज हम ये भी समझेंगे कि जो चक्रवाती वर्षा होता है या जो तूफान होता है वो किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कि वर्षा क्या होती है। वर्षा यानी जब वाष्प की बूंदें, वाष्प का मतलब होता है कि जब सूर्य होता है, सूर्य में बहुत तेजी से गर्मी करता है। सूर्य अगर जो है बहुत तेजी से गर्मी करता है तो जो जल वाष्प जो जो जल वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, तो उसमें से जल वाष्प का निकलता है। निकलने के बाद जब वो वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो किसमें बदल जाता है, यानी वो आपका जल वाष्प में बदल जाता है। यानी क्या हो जाता है आपका जल वाष्प में वो आपका कन्वर्जन हो जाता है उसका। देन जो है जैसे ही ये ऊपर ऊपर चला जाता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो वो जो ठंडा होने की प्रक्रिया होती है उसको हम संघनन कहते हैं। और ये संघनन के माध्यम से जो जलवाष्प होता है छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदलना स्टार्ट हो जाता है। बूंद या बर्फ के रूप में ये बदलना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदलना स्टार्ट हो जाएगा तो वही बूंद जो है वापिस जो है पृथ्वी पे आने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है बहुत तेजी से गर्मी करता है, जैसे बहुत तेजी से जहाँ पे भी बहुत तेजी से गर्मी होती है, उमस होती है, तो आप समझ जाइए कि उस इलाके में बारिश की संभावना ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये प्रक्रिया चलती रहती है, अब ये जो बूंदे हैं यानी ये जो पानी था फिर दोबारा जो है इसी जलाशय में आपका मिलेगा। तो फिर वो जो ये चक्रवात, ये जो पानी यानी वर्षा की जो प्रक्रिया है लगातार वे में चलती रहती है, दिन प्रतिदिन चलती रहती है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। तो वर्षा को आप समझ लिए कि वर्षा क्या होती है। जब भी जो है जलवाष्प की बूंदें, ठीक है, पानी के रूप में धरती पे गिरती हैं तो इस प्रक्रिया को हम वर्षा कहते हैं। ठीक है। वर्षा एक तरह से नेचुरल प्रक्रिया भी होती है, और अब कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र हो गए हैं जहाँ पे इसको कृत्रिम तौर पे भी कराया जाता है। जैसे अब हरित गृह प्रभाव भी आपको मैंने बताया है कि हरित गृह प्रभाव कैसे होता है। तो उन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे में आप सभी को बताया है, आप वीडियो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है। तो वर्षा जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की कौन कौन सी वर्षा होती है। पहली होती है आपकी संवहनी वर्षा। पहली आपकी है संवहनी वर्षा। दूसरी आपकी है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय पर्वतीय वर्षा। और तीसरी जो होती है आपकी चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा। ये इन वर्षा के बारे में जानेंगे कि ये संवहनी वर्षा क्या होती है, पर्वतीय वर्षा क्या होती है, और चक्रवाती वर्षा क्या होती है। तो संवहनी वर्षा और पर्वतीय वर्षा छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन जो चक्रवाती वर्षा है वो आपका बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत बड़ा सा नहीं कह सकते हैं, नॉर्मल है, लेकिन इसको आपको समझना जरूरी है क्योंकि इससे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है। और नॉर्मली देखा जाए जो भूगोल के छात्र होते हैं उनको भी ये चीज़ें कई बार पूछता है कि वर्षा कितने प्रकार की होती है, किस तरह से वर्षा होती है, उसके विषय में आपको टिप्पणी लिखना होता है, कई सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी होता है। तो आज हम एक एक करके समझेंगे। तो पहले नंबर में हम समझेंगे कि ये संवहनी वर्षा क्या होती है। तो संवहनी वर्षा में संवहन की प्रक्रिया उसमें ज़्यादातर होती है, और संवहन के माध्यम से जो वर्षा होती है उसको हम संवहनी वर्षा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, और सूर्य जब बहुत तेजी से गर्मी करता है तो जो जलाशय होते हैं वो क्या करते हैं, ये मान लीजिए जलाशय है आपका,
ये सागर है। और जब सूर्य की गर्मी बहुत तेजी से पड़ती है तो ये जो जलाशय है ये जलवाष्प के रूप में यहाँ से निकलना, इसका जो पानी का टेम्परेचर जब बनता है तो वो धीरे धीरे जो है वाष्प में यानी जलवाष्प के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। जो जो कन्वर्ट होने लगता है तो पता चलता है कि धीरे धीरे की जो वाष्प है वो ऊपर उठने लगती है। अब जो वाष्प जब ऊपर उठेगी तो वो हल्की हो जाती है, हल्की होने की वजह से वो ऊपर उठ चली जाती है। अब वो दूसरी बाई की मदद से, जो ऊपर जो बाई चल रही होती है उसकी मदद से वो मैदानी क्षेत्रों में चली जाती है। ये जो आपका मैदानी क्षेत्र होता है यहाँ पे ये जो है चली जाती है। जब यहाँ पे जाती है तो धीरे धीरे ठंडा होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे तो हीट थी, लेकिन जब ये धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचेगी, मैदानी क्षेत्रों में पहुँचेगी, तो वहाँ पे धीरे धीरे इसका टेम्परेचर लो होने लगता है। जो लो होने की वजह से इसमें संवहन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। यानी संवहन की जो प्रक्रिया मैंने आपको बताया कि जलवाष्प से जो बूंदों के रूप में कन्वर्जन इसका स्टार्ट हो जाता है, और इस वर्षा के रूप में यानी बूंदों के रूप में क्या होता है, वो पानी जो है गिरने लगता है। तो कुछ पानी ये पृथ्वी के नीचे चला जाता है, क्योंकि ये जलाशय में कुछ पानी जो है पृथ्वी के जो है भूमिगत हो जाता है। ये भूमिगत जल के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि भूमिगत जल क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दिया है जल वाले टॉपिक में। तो भूमिगत जो है पानी ये धरती के नीचे चला जाता है। कुछ पानी जो है फिर नदियों तालाबों की वजह से मदद से वो कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम जल चक्र कहते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं, जल चक्र। यानी जल चक्र की ये प्रक्रिया होती है। और इस प्रकार की जो वर्षा होती है वो संवहनी वर्षा होती है। ये ज्यादातर मैदानी इलाकों में होती है। जैसे अभी कुछ दिनों के बाद ही जो है मानसून हमारा अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी की तरफ से उठेगा और मैदानी क्षेत्रों में आके जो है बारिश कराएगा। ठीक है। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि देखिए महाराष्ट्र में सूखा क्यों पड़ता है, क्योंकि वो तो नदी के किनारे है। जैसे महाराष्ट्र कैसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, लोग बहुत ज्यादा पानी की किल्लतें हैं वहाँ पे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो तो वहीं के किनारे ही है। आप एक क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में आ सकता है कि नदी के किनारे वो बसा हुआ है महाराष्ट्र, सॉरी नदी के किनारे कह रहा हूँ मैं, समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो वहां पे क्यों ज्यादा वर्षा नहीं होती है। रीजन ये है कि ये जो हवा है, हवा ज्यादातर दूर जाने के बाद ही ठंडा होती है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र बंबई के किनारे से अरब सागर से समुद्र से ही वो जो वाष्प है वो उठेगी, तो उसको छोड़ के आपको कहाँ पे आ जाएगी, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी के जितने से आपका एरिया पड़ता है वहां पे बारिश करना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ एरिया छोड़ने के बाद ही आगे जाके संवहन की प्रक्रिया करती है, जिसकी वजह से ये जो वर्षा स्टार्ट हो जाती है, इसको हम संवहनी वर्षा कहते हैं। तो ये प्रक्रम पूरा जो ये प्रक्रम कहलाता है ये संवहनी वर्षा का प्रक्रम कहलाता है। हम इनको कह सकते हैं कि ये कौन सी है, संवहनी वर्षा के रूप में आप इसको जान सकते हैं। आप इसका पूरी तरह से स्केच भी बना सकते हैं। आप अगर आपको कोई निबंध लिखने के लिए आ रहा है तो आप इसको आसानी से समझा सकते हैं कि ये किस तरह से जो है संवहनी वर्षा का निर्माण होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे पर्वतीय वर्षा, यानी पर्वतीय वर्षा के बारे में जानेंगे कि पर्वतीय वर्षा क्या होती है। देखिए पर्वतीय वर्षा का भी एक तरह से समझ सकते हैं कि जब मैदानी क्षेत्रों से या समुद्र के इलाके से जब कोई क्या होता है कि जब जलाशय से जलवाष्प उठता है, ये जलाशय है आपका, और यहाँ से जब कोई जलवाष्प उठता है तो उठने के बाद वो पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पहाड़ हमने इस तरह से बना दिया, ये पहाड़ों की तरह जब जाता है तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो थोड़ा सा कम होती है। यहाँ से वायु आ गई और यहाँ से जब ऊंचाई कम होती है तो पता चलता है कि वो जो वायु है धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, क्योंकि पर्वत जो है उसको मतलब उसको बाहर नहीं निकलने देता है, तो ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है, जिसकी वजह से ठंड हो जाती है, उसमें नमी आ जाती है, और यहाँ पे भी वही चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, यानी संवहन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और वहीं एक ही जगह बहुत तेजी से बारिश होती है, क्योंकि जब आप देखेंगे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं अगर उसके पास वो बादल को रोक रखा है, जो बादल होते हैं, क्योंकि बादल ही वो किसी पानी के संग्रह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जो वाष्प की बूंदें होती हैं। अब जो पर्वत था उसको ले जाने नहीं दिया, अब वो क्या हुआ कि धीरे धीरे वहां पे बहुत तेजी से बारिश होने लगती है। तो इसी वजह से इस घटना को आप कई तरह के रूप लोग दे देते हैं कि ये जो है एक तरह से बादल का फटना हो गया। कई तरह की चीजें आप इसको देख सकते हैं।
ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये तो आपकी पर्वतीय वर्षा होगी। सेम प्रोसेस आपका पर्वतीय वर्षा में होता है, और यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं संवहनी वर्षा में। चक्रवाती वर्षा के बारे में हम जानते हैं कि चक्रवाती वर्षा क्या होती है। पहले हम इस चक्रवाती यानी आप इसी को आप समझ सकते हैं, चक्रवात, टाइफून, टर्नेडो, आप किसी नाम से भी इसको जान सकते हैं, बशर्ते ये है कि होता एक ही चीज है, बस अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, चक्रवात सेम होता है, बस अलग कंट्री में इसको बहुत सारे नाम से लोग जानते हैं। तो चक्रवाती वर्षा क्यों होती है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जब कोई मैदानी क्षेत्र है, ये मान लीजिए यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पे समुद्र है, तो समुद्र के किनारे में जब कोई वायु होती है, तो जब वायु गर्म होती है तो पता चलता है कि उसके ऊपर एक बवंडर टा बनना स्टार्ट हो जाता है। एक गोलाकार जो है वायु जो है धीरे धीरे गोलाकार रूप लेना स्टार्ट हो जाती है। जब वहां पे निम्न दाब होता है तो पता चलता है, जब धीरे धीरे वायु गर्म होती है तो उसके आसपास की, क्योंकि समुद्र का इलाका बहुत बड़ा होता है, ऐसा ही नहीं कि थोड़ा सा इलाका होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है समुद्र में। आप सभी को पता है कि लगभग 70% जो है पानी ही है पूरे पृथ्वी पे। तो ये जो वायु है, ये पूरा वायु का एक घेरा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो पता चलता है कि इस तरह से बहुत सारे घेरे बन जाते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो इस तरह का ये गोला बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्यों बनेगा? क्योंकि जो केंद्र होता है, केंद्र के अंदर का जो आपका प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। आप इसको तापमान भी कह सकते हैं। जो केंद्र का जो प्रेशर होता है कम होता है, और जो बाहर का होता है ये उच्च दाब होता है। यानी जो बाहर का होता है ये उच्च दाब होता है, और अंदर का जो होता है वो निम्न दाब होता है। तो जब उच्च दाब से कोई चीज, आप सभी को पता है कि एक रूल होता है कि जब हम उच्च दाब से कोई भी चीज निम्न दाब की ओर प्रवाह करती है। अब उष्मा में आप सभी लोग जानते हैं कि उष्मा क्या होती है, उच्च से निम्न की तरफ प्रवाह करती है, और ये तब तक प्रवाह करेगी जब तक कि वो दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाता। इसीलिए जब भी आप ठंड में किसी से आप हैंडशेक करते हैं तो इसी के कारण की वजह से जो बंदा अपनी पॉकेट में हाथ डाला हो रहता है उसको ज़्यादा ठंड लगती है, और जो ऑलरेडी कहीं से घूम के आ रहा है बाहर, उसके हाथ ठंडे हैं तो उसको ऐसा लगता है कि उसको गर्मी महसूस हो रही है। तो ये चीज़ होती है क्योंकि वहाँ पे जो है ऊष्मा का कार्य होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, जब ये एक यहाँ से आने के बाद जब यहाँ पे निम्न की तरफ प्रवेश करता है तो पता चलता है कि यहाँ पे एक गोलाकार यानी एक घेरा बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। अब ये जो गोलाकार बनना स्टार्ट हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बवंडर या चक्रवात का रूप ले लेता है। अब ये जो है इस तरह से चलना स्टार्ट हो जाता है। जब ये चलना स्टार्ट होगा तो ये चक्रवात का पूरा रूप ले लेगा। चक्रवात का रूप लेने की वजह से अब ये ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठने के बाद ये जो मैदानी क्षेत्र है उसकी तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। अब इसकी गति इतनी तेज होती है तो लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलता है। इतनी तेज इसकी स्पीड होती है। तो ये जो मैदानी क्षेत्र की तरफ आता है तो यहाँ का जो वायुमंडल होता है वो ठंडा होता है। ठंडा होने की वजह से 1 4 या 6 दिन के बाद जो वायु बहुत तेजी से तबाही मचाता है तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रम होता है, चक्रवाती प्रक्रम होता है, इसी को हम कहते हैं चक्रवाती वर्षा। इसी को हम क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा के नाम से आप इसको या चक्रवात भी जानते हैं। अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि देखिए, भारत में इसको चक्रवात जो है, अमेरिका या मैक्सिको में इसको आप टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। चाइना वगैरह में आप इसको, चाइना जापान में इसको टाइफून के नाम जानते हैं। और भी कई सारे जो देश हैं वहाँ पे उसके नाम से जानते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप विली विली के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रोसेस है पूरा चलता रहता है, जिसकी वजह से ये चक्रवाती वर्षा का एक रूप ले लेता है। ठीक है, अभी हम इस चीज को समझेंगे कि जो है चक्रवाती वर्षा जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी होता है। इसकी कई सारी कंडीशन होती हैं, जैसे जो इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए, यानी जलवाष्प का जो टेम्परेचर होना चाहिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। और इसमें एक बल भी कार्य करता है जिसको हम कैलकुलस बल भी कहते हैं। ठीक है, इस बल का नाम आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। इसका मान है कैरियोलिस बल के नाम से इसको जानते हैं। ये जो बल यहाँ पे कार्य करता है और इसके कारण भी ये चीजें उत्पन्न हो जाती है और ये चक्रवात का बहुत ज्यादा एक रूप ले लेता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा जो है किस तरह से जो है होती है और इसके किस तरह से कारण बनते हैं, ये सारा चीज आपने समझा। ठीक है, वर्षा देखिए, वर्षा के मैं आपको बता देता हूँ, वर्षा कई तरह से होती है। एक कहते हैं लोग कि अम्लीय वर्षा होती है, तो मैं आपको केमिस्ट्री में बताऊंगा जब मैं आपको नाइट्रोजन फैमिली आपको पढ़ाऊंगा।
नाइट्रोजन फैमिली में ये सारी चीजें बताई गई हैं कि आखिर अम्लीय वर्षा क्यों होती है और क्यों जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि पहली बारिश में हमें नहीं नहाना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अम्लीय वर्षा ये होती है कि आप सभी को पता है कि जो वायुमंडल होता है उसके अंदर आपका नाइट्रोजन होता है। अम्लीय वर्षा के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा के बारे में थोड़ा सा डिटेल मैं दे देता हूँ। 1 मिनट पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए, अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसको आप समझिएगा कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में लगभग आपका जो नाइट्रोजन है, कितने परसेंट है नाइट्रोजन, लगभग आप समझ सकते हैं कि 78% आपका क्या है, नाइट्रोजन है। 21% आपका O2 है। बाकी जो जितनी गैसें हैं वो बाकी गैसें आपकी उपलब्ध है। बस आपको ये ध्यान देना है कि 78% क्या है, आपका नाइट्रोजन होता है और 21% आपका ऑक्सीजन है। तो इन्हीं दो गैसों का ज्यादा मात्रा पड़ता है हमारा वायुमंडल में। और N2 जो है एक तरह से अक्रिय गैस भी इसको आप कह सकते हैं। ये क्या है, अक्रिय गैस के रूप में भी जाना जाता है। इसमें आपका O2 यानी ऑक्सीजन है जो किसी से क्रिया करती है। लेकिन अगर आप इसको टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, वायुमंडल में आपको पता है कि बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपने देखा होगा कभी कभी बिजली भी कड़कती है। जब बिजली कड़कती है तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। लगभग आप समझ सकते हैं कि करोड़ों डिग्री जो है, करोड़ों वोल्ट हाई वोल्टेज के तौर पे चला जाता है जब बिजली कोई कड़कती है। तो उसी केस में जो ये नाइट्रोजन है वो किससे कर लेती है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, तो 2NO आपका बना लेती है। यानी 2NO का नाइट्रोजन ऑक्साइड के नाम से इसको हम समझ सकते हैं। तो ये 2NO बना लेती है। 2NO बनाने के बाद जब ये पानी से क्रिया कर लेती है तो बना लेती है HNO3। और ये जो HNO3 है इसी की वजह से जो है अम्लीय वर्षा होती है और ये पानी में घुला रहता है। आपको पता है कि HNO3 उतना पावरफुल तो नहीं होता है अम्ल, लेकिन जब ये पानी में घुल जाता है और ऊपर से, अब ये होता कैसे है, बाएं में पूरा आपका NO पड़ा हुआ है, ठीक है, और ऊपर से जब बादल से जब बारिश होती है तो नीचे पूरे बाएं में क्या होता है, ये घुला रहता है, बाएं में घूम रही है। ऊपर से जब H2 की बारिश होती है तो नीचे क्या हो जाता है, आपका NO पड़ा है, जिसकी वजह से आपका HNO3 आपका बन जाता है। और जब ये पृथ्वी पे आता है तो HNO3 से क्या होती है, एक अम्लीय वर्षा का निर्माण हो जाता है। HNO3 यानी HNO3 से आपका किसका निर्माण करा लिया, एक अम्लीय वर्षा बना लेती है, जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये अम्लीय वर्षा होने का एक प्रोसेस होता है। और ये केमिस्ट्री की टॉपिक में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि अम्लीय वर्षा कैसे किसी को प्रभावित करती है, स्किन में जला सकती है। आप समझ सकते हैं कि अम्ल तो भैया खराब ही है। समझ लीजिए कि सबसे जो खराब होता है वो आपका H2SO4 होता है। उसके बाद आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं जो HNO3 है वो भी एक तरह से आपको क्या कर सकता है, हार्मफुल पहुंचा सकता है। तो जो नाइट्रोजन फैमिली है, मैं आपको इस सभी के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। अभी आपने समझा कि अम्लीय, सामान्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, यानी वर्षा के प्रकार में हमने जाना कि वर्षा क्या होती है। आगे मैं आपको और भी वीडियो लाऊंगा कि बायोलॉजी पे, केमिस्ट्री पे, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।